और इस सरकार ने कहा था कि हम अकाउंटेबिलिटी और बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी और बढ़ाएंगे। तो फिर प्रश्न आता है, मतलब कोई इसको अदरवाइज ना ले, कि जो दो बंधु गुजरात से आए वो देश का ब्याज क्यों नहीं कम कर पाए। ब्याज 9.5 लाख करोड़ था, वो 10,71,000 करोड़ बढ़ गया। तो यदि फाइनेंशियल एफिशिएंसी होती, जो कि इन पिछले 2 वर्षों में एक चांस था कि जहाँ ब्याज की दरें कम थी अब बढ़ रही है, तो ये जो ब्याज का जो खर्चा है ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसको एफिशिएंसी से कम किया जा सकता है। उसमें हम पीछे क्यों रह गए, ये कभी कभी प्रश्न आता है। बजट को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। 2 पर्पस होना चाहिए। एक तो बजट को कैसे पढ़ना, उसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है उसके बारे में समझना, और फिर एक निर्णय प्रक्रिया में जाना कि क्या ये बजट सच में कोई दिशा तय करने वाला है क्या। कहते हैं कि, और अनेक वर्षों से कहा भी जा रहा है कि भारत अब जो है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा तो हम सब भी बढ़ेंगे, इसमें कहीं अविश्वास नहीं है। लेकिन सिर्फ भारत प्रगति की ओर बढ़े ये नहीं, तो यहाँ का हर व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़े, इसमें अंतर है। सिर्फ कुछ लोगों की प्रगति की वजह से भी भारत प्रगति कर सकता है। सब लोग प्रगति करें, थोड़ी भारत की प्रगति इकोनॉमिक टर्म्स में कम हो तो चलेगा, लेकिन सब प्रगति कर रहे हैं। तो जो अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं कि खर्च कौन से मद में किया जा रहा है, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कि बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं, उसका आज कोई उपयोग नहीं लेकिन करना जरूरी है। उसका फायदा किसको मिलता है, तो अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि उसका फायदा कुछ चंद लोगों को मिलता है। लेकिन तात्कालिक ग्रोथ दिखते जाए इन लीप्स एंड बाउंड्स कि एक साल भर में इतना तो ग्रोथ इस बात में होगा ही होगा, और वो भी आज की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, वो इसमें दिखता है क्या, वो भी देखना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स से तो हम कोई भी चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है या नहीं है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने हर वक्त विषय ये रखा जाता है, और फिर अगले वर्ष चुनाव में इसलिए जाया जाता है कि भाई हम जो बजट बनाएंगे वो एक अलग, लेकिन हम एक इकोनॉमी को दिशा भी देंगे। और इस सरकार ने कहा था कि हम अकाउंटेबिलिटी और बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी और बढ़ाएंगे। तो फिर प्रश्न आता है, मतलब कोई इसको अदरवाइज ना ले, कि जो 2 बंधु गुजरात से आए वो देश का ब्याज क्यों नहीं कम कर पाए। यानी ब्याज 9.5 लाख करोड़ था, वो 10,71,000 करोड़ बढ़ गया। तो यदि फाइनेंशियल एफिशिएंसी होती, जो कि इन पिछले 2 वर्षों में एक चांस था कि जहाँ ब्याज की दरें कम थी अब बढ़ रही है, तो ये जो ब्याज का जो खर्चा है ये तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसको एफिशिएंसी से कम किया जा सकता है। लेकिन उसमें हम पीछे क्यों रह गए, ये कभी कभी प्रश्न आता है। और यदि हमारा 20% तक जा रहा है अपने रेवेन्यू के, यानी 100 रुपये की इनकम है, 20 रुपये हम ब्याज दे देते थे, तो फिर पैसा जो खर्च करने के लिए जब बचेगा, निश्चित रूप से अनप्रोडक्टिव जो निकल गया, एक मद मैंने बताया, तो फिर पैसा अपना कम हुआ। तो एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, तो उसमें कहीं पर किसी को अनुभव आया है क्या। मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इसको यदि देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी की जब बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं मतलब हम अचीव नहीं कर पाए। दूसरा, मतलब पॉजिटिव टोन पे ही सारी बातें हैं, लेकिन जब एनालिसिस हम करते हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, हमको एनालिसिस करना चाहिए। दूसरा, इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत बड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एडवांटेज भी शिवानी ने बहुत अच्छे से कहा कि इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेज बहुत बड़ा होता है। और यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट टर्म्स में भी
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी उसमें लग जाते हैं और वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के मूड में आ जाते हैं, जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी ठीक है। लेकिन इसके लिए जब हम पैसा, जो सरकार पैसा जमा करती है वो बोरोइंग से करेगी, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी बोरोइंग से करेंगे, तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एसेट जो क्रिएट होती है वो कॉस्टली क्रिएट होती है, उसको रिकवर करना इतना आसान नहीं है। तो आपने 100 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया, वो भी उधार मांग के, 5 साल में तो डबल होता ही है, 6 साल में डबल हो जाएगा वो जो अपने क्या नाम उधार लिया है, एक्सपेंडिचर पूरा हुआ, इफेक्ट्स 5, 6, 7 साल बाद आने लगते हैं। साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि आज जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ बजट में आया या नहीं आया। तो आज परिस्थिति क्या है, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे उद्योग धंधे हैं, उनके लिए तात्कालिक सुविधा इस बजट में कहीं दिखती है क्या? स्टार्टअप है, लेकिन स्टार्टअप में भी कहीं ना कहीं उतने सक्सेसफुल हम शायद नहीं हुए होंगे। नहीं तो इनकम टैक्स में जो पीरियड दिया था रजिस्ट्रेशन का, वो 1 साल और बढ़ा दिया गया कि नहीं और लोगों को लेना पड़ेगा। लॉस वो रिकवर नहीं कर पाए, इसलिए लॉस का पीरियड 1 साल से और बढ़ा दिया गया। बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी यदि सब कमाई कर लेते, लेकिन कहीं ना कहीं कमाई नहीं हुई। तो मतलब स्टार्टअप को जो स्पीड से सामने आना चाहिए था रिजल्ट देते हुए, अपना वैल्यूएशन नहीं, रिजल्ट स्टार्टअप से एक्सपेक्टेड था कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते, वो अच्छी गुणवत्ता का माल सामने लाते और इस देश के लिए काम करते। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि स्टार्टअप का भी ध्यान अपना वैल्यूएशन बढ़ाने में है, और वैल्यूएशन बढ़ाना ये हम सब जो फाइनेंशियल पर्सन को मालूम है कि ये कहीं ना कहीं मिसनोमर है, उससे कोई प्रगति का मापदंड नहीं है। तो तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए कुछ आया है क्या, ऐसा बजट में देखना चाहिए। आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है सुधरेगी, सुधरना चाहिए, उससे एग्रीकल्चर को हम बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा माल बनता है तो देश में ही क्यों नहीं रखा जाए, यहीं पे उसका उपयोग किया जाए। एक्सपोर्ट ही करना है तो जो एग्जिस्टिंग फील्ड है सॉफ्टवेयर वाली, जो कि हमारे यहाँ के किसी भी संसाधनों का उपयोग ना करते हुए, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ना करते हुए, कहीं पर भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करते हुए, और हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, ऐसा एक बड़ा सेक्टर सॉफ्टवेयर वाला है, उसको इस बजट में छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि जो आपने जो बजट में जो इनकम टैक्स के फिगर देखे, कॉरपोरेशन टैक्स और अपने इंडिविजुअल के इनकम टैक्स, तो बराबरी में चल रहे हैं। ये बराबरी में वैसे चलने का कारण नहीं है, सिर्फ ये जो चुनिंदा हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके और अपने कंपनी में से सैलरी लेते हैं, काफ़ी बड़ी इनकम टैक्स का पेमेंट वो करते हैं। अब ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने 100 रुपया सीधा बाहर से ही कमाया, यहाँ पर संसाधनों पे कोई जोर नहीं पड़ा, और वो 100 रुपये में से 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया तो टैक्स भर ही देते हैं, उनको यदि रिबेट देते, कोई बड़ा भारी रिपोर्ट यदि दे देते 2-4 साल के लिए, तो ये और ज़्यादा उमंग के साथ काम करते, बाहर से भी शायद ज़्यादा लोग आते, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता, और यदि जो भी नुकसान हमारा इनकम टैक्स रिबेट में या किसी और बातों में हुआ होगा, तो ये इनकी स्पेंडिंग पावर कौन से आइटम्स पे है, जिसमें कि 18% से 27% तक जीएसटी लगता है, तो वो वहाँ से हमको जीएसटी दे देते। तो सॉफ्टवेयर वाली जो फील्ड थी, ठीक इसी तरह से हार्डवेयर के अंदर में हम कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर ज़्यादा है, तो उसको भी कोई कंसेशन, यानी हमने एक पंच लाइन बना दी कि हम एग्जम्पशन और कंसेशन जो है वो नहीं देंगे, लेकिन सब्सिडी तो हम दे ही रहे हैं। सब्सिडी जिस मात्रा में हम देते हैं, उस मात्रा से सोशल सिक्योरिटी थोड़ी सी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको खाने पीने की चिंता नहीं। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, जब चिंता नहीं तो फिर कोई चिंतन भी नहीं और फिर कोई काम भी नहीं। तो देश में आज युवा देश है, लेकिन काम करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि सब्सिडी जो है वो
चाहे वो पॉलिटिक्स के हिसाब से कहिए या सच में मन में होगा कि कोई भूखा ना सोए, लेकिन वो तो एक भाव मन में होना ही चाहिए। लेकिन जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो आज की स्थितियों में भी काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट 2-3 तरह से दिया जा सकता है। एक तो टैक्स इंसेंटिव से दिया जा सकता है, एक उनके लिए एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, वैसा हो सकता है। तीसरा कि उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए जो व्यवस्थाएं लगती है, आज तो कोई खूब कमा भी लेवे लेकिन थोड़ा सा सोचे कि मैं शांति से यहाँ जी लूँ, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनेक कनेक्शनों से लेते हुए, गैस कनेक्शनों से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए तकलीफ उतनी है, थोड़ी कम हुई होगी लेकिन तकलीफ उतनी है जितनी आज से 10 साल पहले थी। कोई रहना नहीं चाहता, लोग दुबई जाते हैं, कोई सिंगापुर जा रहा है, तो हम उसको यदि एड्रेस करते, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको एड्रेस करते, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, हमारे सब्सिडी बिल से तो ये कमी होता। यदि हम ये देते तो जो काम करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली बात है, हम ध्यान किस पे देना चाहते हैं? सारा ध्यान ऐसा तो नहीं कि सोशल सिक्योरिटी पे ही देना चाहते हैं, लेकिन जो सच में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सच में उत्साही युवक हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको जिंदा रखने के लिए, उनको उत्साही रखने के लिए, उनको लगे कि नहीं मुझे देश में बहुत कुछ मिल सकता है और आगे मैं यहीं पर रहूँगा और करूँगा, तो वो शायद वैसा प्रोजेक्ट तो नहीं किया गया, बजट में कहीं छुपा हुआ होगा तो पता नहीं। बजट को देखने के लिए चूंकि युवा बैठे हैं, मतलब ये मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इस पर से कहीं पर भी कोई इसको रिएक्शनरी ना ले, लेकिन ऐसा सोचा जा सकता है। और मुझे तो जिनको बैकग्राउंड मालूम वो कहेंगे कि ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, तो वैसी कोई बात नहीं। युवाओं के लिए मुझे लगता है कि बजट को कैसे देखना चाहिए, खास करके इस सरकार में। जो इस सरकार के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे हैं कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है। अब यदि इस साल के बजट को ही हम इंडिपेंडेंटली देखें तो ध्यान में आता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, उससे जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर अभी मिलेट्स की इतनी जो चर्चा चल रही है, वो युवाओं ने इस बजट को देखते वक्त, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो युवा जो इस देश में रोजगार ढूंढ रहा है उसको यहाँ पर इशारा मिलता है कि रोजगार यदि मुझे करना है तो मैं कौन से फील्ड में जाऊं, कौन सा फील्ड ऐसा है जिस पर सरकार की भी नज़र है और सरकार चाहती है कि इस फील्ड में सब लोग इस फील्ड को हम बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर में बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट और खर्चा सरकार कर रही है। वेयर हाउसिंग पे भी सरकार ने काफ़ी खर्चा किया है, हर जगह वेयर हाउसिंग अवेलेबल है। एग्रीकल्चर के अंदर में आपको रिसर्च के लिए भी अब अलग इंस्टीट्यूट हो गई है, खर्चा भी उस हिसाब से सरकार कर रही है। तो क्या युवा एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिग्रीज एंड दी, मतलब उनका जो पुराना इतिहास हो उसको छोड़ के। और इसके इंडिकेशन पिछले 2-3 साल से हमें दिख रहे हैं, जब हम देखते हैं कि बाहर से परेशान होकर आईटी प्रोफेशनल्स ने, हस्बैंड वाइफ ने मिल के और यहाँ पर खेती चालू की एंड दे आर सक्सेसफुल। 24 घंटे खेती में रहते हैं। अब ये 5G आ गया तो कोई संसार बहुत बड़ा नहीं रहा, अब छोटा ही हुआ। जो जो सुविधा आपको शहर में मिलती है वो गांव में भी मिल सकती है। ट्रांसपोर्टेशन इतना बढ़िया हो गया कि आप पहुंच भी सकते हैं बड़े शहरों में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग में यदि हम जाएं, अब किसी को कहें कि तुम जरा मिलेट्स का व्यापार कर लो, तो जो व्यापारी अनाज का है उसके बेटे भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको एज ए फाइनेंशियल पर्सन, जो हमारे युवा भाई और बहन को कहूँगा कि इस तरह के जो हमारे बेसिक बिजनेसेस रहे उनको निगलेक्ट ना करते हुए उसमें यदि हम लगेंगे तो कहीं पर भी कोई कमी जीवन में नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बजट को देखते वक्त हमें इस तरह से देखना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि इकोनॉमी किस तरफ जाएगी, तो भारत की इकोनॉमी में यदि सेविंग का रेट जैसा आज तक था वैसा ही चलता रहा तो इकोनॉमी में कभी रिसेशन आ नहीं सकता, क्योंकि अपना देश उत्सवों का देश है। हम हर चीज़ को महोत्सव करके मनाते हैं। तो जहाँ रिसेशन आता है तो घर से दरवाज़ा खुलता है और उत्सव मनाने जब निकलते हैं, शादी मनाने हम निकलते हैं तो इकोनॉमी को ठीक कर देते हैं। तो यदि बचत होगी तो ये सारी बातें होगी।
अपने, इसलिए देश में कभी भी रिसेशन नहीं आता। तो सेविंग की हैबिट एज इट इज रहे, और बचत की जो राशि है, एसआईपी का तो शिवानी ने कहा है, लेकिन युवाओं से मैं कहूँगा कि बचत की ओर बिल्कुल अभी ध्यान न दे, पहले तो कमाई की ओर ध्यान दे। कमाई जितनी ज़्यादा होगी बचत फिर अपने आप करने लगेंगे। लेकिन कमाई की ओर ध्यान न देते हुए, जो कि आज का एक पिक्चर दिखता है कि कमाई की ओर ध्यान न देखते हुए बाप कमाई की ओर देखते हैं। अभी पिछले 75 वर्षों में थोड़ा सा डेमोग्राफी कैसी बदली है कि, मतलब डेमोग्राफी नहीं, कोई दूसरा शब्द कहेंगे कि 75 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते थे। तो एक मकान बनाना, अपने परिवार को पालना, परिवार भी 2 बच्चों का नहीं तो मामा मासी काका काकी जो गांव से आगे उनकी भी व्यवस्था करना, ऐसा करके ये देश चला था। आज सबके पास अपना मकान, मतलब काफ़ी लोगों के पास मकान, किसी के पास पेंशन, किसी के पास फिक्स डिपॉजिट, ऐसा ये मतलब संख्या बढ़ी है। ठीक है, अंतर बहुत है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ी है। और ऐसी जगहों के जो बच्चे हैं वो ये एसआईपी में और शेयर इन्वेस्टमेंट में और अनप्रोडक्टिव वर्क जिसको हम कहेंगे क्रिप्टो करेंसी में, इसमें लग के उन्होंने अपने आप को पूरा उसमें डाल दिया है, नुकसान में ही बाहर निकलते हैं, अपना कैरेक्टर भी बिगाड़ के निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं ने तो सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने बल पर, अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार और अपने पैसे के सामर्थ्य के अनुसार कौन सा व्यवसाय चुनूं, नौकरी नहीं, कौन सा व्यवसाय चुनूं। नौकरी भी करना है, नहीं कर सकता कोई व्यक्ति इस व्यवसाय, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ के नीचे नौकरी करना जो कि एक अच्छी स्किल मेरे में डेवलप कर सके। तो एक अच्छे यदि मालक के नीचे यदि आप काम करते हैं, मालक में मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को भी मालक ही कहते हैं या डायरेक्टर को भी, और मालक को मालक जैसा अपन कहते हैं। यदि एक अच्छे व्यक्ति के हाथ के नीचे आपने 5-7 साल काम कर लिया, उसका ऑफिस ठीक नहीं होगा। आजकल ऑफिस देख के प्रायोरिटाइज करते कि यहाँ नौकरी करना चाहिए, नहीं, मालक देखिए कि जो आप में जान फूंक सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति के यहाँ 5-7 साल काम किया विद टारगेट कि मुझे व्यापार में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा बजट को देखते वक्त हमको किन किन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और किस तरफ हमने निकलना। देश तो बिल्कुल ठीक दिशा में चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्याएं बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जो कर सकते थे, जितना कर सकते थे उतना वो आज के जो राजकीय लोग हैं, वो सरकार जो है वो कर रहे हैं। हम किस तरफ जा सकते हैं, हमको निर्णय लेना पड़ेगा। हमको देश खींच के नहीं ले जाएगा, हमको खुद को खींच के जाना पड़ेगा। तो इस बजट में या कोई भी बजट में जब हम देखते हैं तो सिर्फ इस तरह से ही देखें कि इकोनॉमी जो है वो मालूम पड़ जाएगा कि किस तरफ जा रही, लेकिन हमको किस तरफ जाना है वो दिशा यहाँ से हम तय कर सकते हैं। बजट के बारे में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया या एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि फिर अल्टीमेटली शिवानी ने भी कहा कि यदि बाहर कुछ, वैसे तो यहाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन यदि बाहर कुछ हुआ तो क्या होगा। तो लेटेस्ट में 4-5 दिन पहले ही वो सारा जो शेयर मार्केट है उसमें भूचाल आ गया, क्योंकि एक किसी व्यक्ति ने बहुत दूर बैठे ने एक रिपोर्ट दे दी अडानी के ऊपर में, और वो सारा शेयर मार्केट फिर गड़बड़ा गया। बाद में मालूम पड़ा कि वो गलत था, तो फिर ठीक हुआ। आज फिर क्यों गलत हुआ तो मालूम नहीं पड़ेगा, कल क्यों सुधरेगा पता नहीं पड़ेगा। जितने भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं उन पे उतना ही ध्यान रखें जितना आपको ज़रूरत है, लेकिन उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं। डिसीजन तो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, यानी अपना उद्देश्य जीवन का क्या है वो पहले तय करके। अब सरकार के भरोसे यदि हम रहेंगे, एजुकेशन का जैसा गंदे सर ने कहा है कि पॉलिसी में मतलब पैसे में बढ़ोतरी हुई है, 8% का बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। आज के तारीख में एजुकेशन में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ कैसे होती है कि सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरा लग नहीं पाता, या लगता तो इफेक्टिव नहीं हो पाता। अब प्राइवेट ट्रस्ट एंटरप्राइजेज ये एजुकेशन में लगे थे, तो मैं चूंकि इनकम टैक्स में डील करता हूं तो एक छोटा सा, जब तक कि इनकम टैक्स के बारे में ना बताऊं तो मुझे भी लगेगा कि मैंने पूरा नहीं किया।
देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा, एनजीओस के द्वारा बहुत अच्छी खोली जा रही है, जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य की हो चाहे शिक्षा की हो मिल रही है। लेकिन अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। अब ये जो सुविधाएं जब मिलती है तो सुविधाओं में पढ़ाई की सुविधा के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा चाहिए हमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब चाहिए तो ये जो एनजीओस और ट्रस्ट है, ये जो फीस लेते हैं, एग्जॉर्बिटेंट नहीं हम कह सकते, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, यानी सरकार की भी दृष्टि एनजीओस पे ठीक नहीं है, उनका जो भी अनुभव होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसका एग्जम्पशन, यानी जो भी इनकम है उसकी एग्जम्पशन उन्होंने क्लेम किया और वो उनको एग्जम्पशन नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि आपकी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आपको मुनाफा कमाने की क्या ज़रूरत है, आप जितना फीस जितनी लेते उतनी खर्च करते, उससे ज़्यादा क्यों लिया। अब उनको कौन बताए कि 5 साल बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे आज से ही पैसे जमा करने की ज़रूरत है। मेरा स्वयं का प्लान ऐसा था कि मैं अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करूं अपने ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोई नॉर्मल पैसे तो होगी नहीं, उसके लिए जमा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो दर्जा दिया गया वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये कमा रहे हैं। तो एक तरफ ये वातावरण बन रहा है, दूसरी तरफ देश में सरकार जो है वो उस तरह का एजुकेशन और शिक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया नहीं कर पाती। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे, तो वो यदि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उस दिशा में निकल चुके हैं और एस्टैब्लिश सक्सेसफुली हो रहे हैं, आप अपने कंट्रोल्स बढ़ा दीजिए। कंट्रोल्स बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए भी वहाँ पर वो जो ब्यूरोक्रेसी जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। अब ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कानून है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में एक कानून है कि उनको पेमेंट तुरंत 45 दिन में हो जाना चाहिए, 15 दिन में हो जाना चाहिए। देश में स्थिति ऐसी है कि पेमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ कानून है, उसमें कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इनकम टैक्स में एक रूल ले आया। इनकम टैक्स में कौन सा कानून लाया इस बजट में, जो कि बहुत ठीक नहीं है, कि जिस व्यक्ति ने किसी स्मॉल एंटरप्राइज से माल परचेज किया, समझ लीजिए 5 लाख रुपए का, और किसी कारण से वो 45 दिन में जो एग्रीड टर्म्स होंगे, मैक्सिमम 45 दिन, उसमें नहीं दे पाया, तो उस खर्चे का मुजरा डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा भाई? तो जब पेमेंट करेगा तब मिलेगा। यानी यदि मार्च के पहले मैंने पेमेंट नहीं किया, अभी 2 महीने पहले का ही पेमेंट है, 60 दिन हुए हैं, मैं कर नहीं पाया, तो जो 1 लाख रुपया मैंने उसको देना था, जो मुझे खर्च में मिलना चाहिए, वो 1 लाख रुपए पे 30% 35% टैक्स सरकार ले लेगी। अब ये कैसा कानून, ये कौन सा कंट्रोल है आपका? तो ये कानून को और पेचीदा बनाना और किसी न किसी तरीके से अपनी जो मंशा है उसको पूरा करना। आपकी मंशा थी इनको पेमेंट समय से मिले, आप उसी कानून के तहत जो एक्शन लेना उस व्यक्ति पे लीजिए, लेकिन ये इनकम टैक्स के माध्यम से डर दिखा के और लेना, ये उचित नहीं। इनकम टैक्स का भी प्रोविजंस जो पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं, तो ठीक है, रैशनलाइजेशन कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्बरसम ही हुआ है। यानी जो बड़े असेसीज हैं वो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला है। उसको उन्होंने, यानी डीक्रिमिनलाइजेशन करने वाली बात है कि सरकार के लिए आप टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन टैक्स जमा करके अपने पास में और भरने में देरी हुई तो आपको प्रोसिक्यूशन, यानी जेल का नोटिस आ जाता है। तो इसकी क्या ज़रूरत है? थोड़ी इनएफिशिएंसी इनकी भी चला लीजिए, ब्याज तो आप लेती हैं, पेनल्टी आप लेते हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, उस तरफ अभी ज़्यादा ध्यान है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी ठीक यदि करेंगे, ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ कि ये सब बातें एंटरप्रेन्योर्स को, आज के और जो आने वाले हैं, उनको डिस्करेज करते हैं कि नहीं, ये व्यापार करना ठीक नहीं, यहाँ तो 50 कानून लगते हैं। तो उसके और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत किया हुआ है, यानी हमने सुना है टीवी पे, अनेक एक्ट्स जो है वो क्या नाम अपने रिपील कर दिए, कई प्रोविजंस विड्रॉ कर दिए, लेकिन आज भी वॉर लेवल पे उसको करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। अब बहुत सी बातें हैं सरकार को करनी चाहिए, लेकिन इतना संतोष जरूर है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ये करना चाहते हैं उसको निहित समय पे
करने की इनकी ताकत है और करके दिखा भी रहे हैं। उसमें से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, लेकिन कुछ तात्कालिक समस्याओं को भी यदि निराकरण कर ले तो जो हम साधारण जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि वे भी सब इस काम में लग जाए, तो वो मुझे लगता है कि वो स्फूर्तदायक मतलब रिस्पांस उनसे भी मिलेगा। बजट पे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, मुझे शिवानी ने मौका दिया, आपने भी मुझे सुना। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।